हेलो माय लिटिल क्यूटीज, कैसे हो भाई सारे। लास्ट एग्जाम। ओके। वैसे वैसे अभी ज्यादा खुश मत हो, ये मिड सेम 1 ही एंड हो रहा है तुम्हारा। पर चलो, हाँ, थोड़े दिन की तुम्हारी रिलैक्सेशन हो जाएगी। अब इसके बाद फिर तुम्हारा मिड सेम 2 थोड़े अभी टाइम बाद आएगा, लाइक दिवाली के बाद, तो तब तक के लिए तुम्हारे लिए अब चिल है सीन। आई नो। ये लास्ट एग्जाम है। लास्ट एग्जाम वाले में भाई बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता, क्योंकि ऑलरेडी हम एक हफ्ते से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो आई नो दैट फीलिंग। कल मेरा भी एग्जाम है, थोड़ा टफ एग्जाम है मेरा, इसलिए वीडियो आने में थोड़ा टाइम लग गया। बाकी, हाँ, मैंने ये बोला था कि यूनिट 1 सबने कवर कर लिया है ना, क्योंकि भाई तुम्हारा ऑलमोस्ट पेपर यूनिट 1 से आएगा ये पेपर। इसमें पूरा थर्मोडायनेमिक्स जितने क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, जितनी तुम्हें सारी चीजें पढ़ाई हैं, उसमें यूनिट 1 की वीडियो तुम्हारी पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। आधी अधूरी मत देख के जाना, उसको पूरी कंप्लीट करके जाना, ठीक है। फिर आके मेरे को बोलोगे कि दीदी क्वेश्चन आया नहीं था, ये नहीं आया था, वो नहीं आया था। पूरा वही कराया जो एग्जाम में आता है, ठीक है। अब तुम्हारा आ गया यूनिट 2। यूनिट 2 में आ जाता है तुम्हारा SHM एंड EMT। इतना तो पता ही होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। मोशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो चलो शुरू करते हैं। अब इसका पूरा मैं तुम्हें थ्योरी पढ़ाने लग जाऊं तो टाइम ही लगेगा, ये तो तुम्हें बाद में मिल जाएगा। तुम्हें अभी मैं डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन ही कराने वाली हूँ अच्छे से, ताकि एटलीस्ट तुम्हारे पेपर में आ रहा होगा तो तुम 4-5 क्वेश्चन जो आएंगे, तुम्हारे 1-2 क्वेश्चन आएंगे, तुम उसे कर लो फटाफट। अच्छा, एक चीज याद रखना, तुम लोग एक चीज से फोकस करना, दैट तुम्हारा, हमेशा याद रखो, तुम्हारा न्यूमेरिकल कम होते हैं। न्यूमेरिकल तुम्हारे कम होते हैं देन थ्योरी। थ्योरी ज्यादा होती है देन डेरिवेशन। डेरिवेशन एंड थ्योरी ज्यादा होती है, तो इस पे फोकस ज्यादा करना चाहिए। इन यूनिट 1 एंड यूनिट 2 तुम्हारा ये ज्यादा है। न्यूमेरिकल तुम्हारे एक आ जाएगा मुश्किल से, ऐसा ऐसा होगा, ठीक है। वो भी तुम्हारा पॉइंटिंग थ्योरम पे ये को न्यूमेरिकल आ जाएगा। नाउ, व्हाट इज वेव मोशन? वेव मोशन क्या होता है भाई? याद करो। वेव मोशन तो पता ही होगा वैसे सबको मेरे ख्याल से। वेव मोशन, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मैटर। तो पता ही है। नाउ मीडियम पार्टिकल्स ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। समझ आ रहा है? देखो, वेव मोशन एक ऐसी मोशन होती है जिसमें डिस्टरबेंस एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर होता है, बिना पार्टिकल्स के एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट के। समझ आ रहा है? ओके। नाउ कम टू दी टाइप्स, मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। भाई ये तुम्हें याद होना चाहिए, याद रखो, ये चीजें तुम्हें याद होनी चाहिए कि तुम्हें डायरेक्ट पेपर में आ जाता है ये क्वेश्चन। और अगर मान लो तुम्हारा सिंपल हार्मोनिक मोशन में, मतलब अभी सिंपल हार्मोनिक मोशन पे जा रही हूँ मैं, पहले वेव मोशन कह रही हूँ। वेव से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, तुम्हें ये लिखना ही लिखना है, ठीक है, जो मैंने अभी तुम्हें बताया है। मस्ट राइट है ये, मस्ट। ठीक है। ट्रांसवर्स वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में डू नॉट नीड मीडियम, ट्रैवल एट स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है। चलो, नाउ कम टू द सिंपल हार्मोनिक मोशन। भाई ये तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि तुम्हें कल पेपर में दिख भी रहा होगा ये क्वेश्चन, तो फोकस ऑन इट। ठीक है। SHM। SHM तुम लोगों ने वैसे 11th 12th के टाइम में भी पढ़ा होगा, जेई के टाइम पे, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें किसी को दिक्कत आएगी SHM को समझने में। तो इसका इसका मीन क्या? द मोशन इन विच रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स इक्विलिब्रियम। समझ आ रहा है SHM क्या होता है? अच्छा, तो मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को अगर सिंपल वर्ड्स में बता दूं तुम लोगों को, तो एक तरह से जैसे जब कोई ऑब्जेक्ट लेफ्ट राइट घूमता है, जैसे तुम वो देखते हो, क्या नाम है, तुम्हारी वॉल क्लॉक होती है, ठीक है।
तुम्हारी वॉल क्लॉक होती है तो उसका जैसे वो लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट पेंडुलम जो होता है वो ऐसे हो रहा होता है ना, या अप एंड डाउन हो रहा होता है, तो ये जितना वो मीन पोजीशन से दूर जाता है उतना ही फोर्स उसे वापस खींचती है। लाइक अगर जितना दूर ये यहाँ से जाएगा वो उतनी ही फोर्स से वापस आएगा, आता है ना। तो उस मोशन को हम पर्टिकुलरली कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, अब इसका मैथमेटिकल अगर फॉर्म में चले जाऊं मैं, अगर इसका मैं मैथमेटिकल फॉर्म में चले जाऊं तो तुम्हारा ये हो जाएगा F इक्वल्स टू माइनस के एक्स, दैट F इज रिस्टोरिंग फोर्स, K is your force constant, and X is your displacement from mean position। ठीक है, ये याद रहे, लेकिन ज्यादातर पेपर में तुम्हें इक्वेशन ये वाला लिखना पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट वाला। X ज्यादातर डिस्प्लेसमेंट में तुम्हें ये वाला इक्वेशन लिखना पड़ता है। ठीक है, और याद रखो जब भी तुम इक्वेशन लिख रहे हो तो यू मस्ट हैव टू राइट दैट वेयर लिखने के तुम्हारे ऑलमोस्ट 1 से हाफ मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो तुम अगर ये नहीं लिखोगे तो टीचर को पता नहीं चलेगा और टीचर कहेगा भाई तुम्हें नहीं आता कुछ। ठीक है, अब इसके आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे। कैरेक्टरिस्टिक्स पीरियोडिक मोशन में यूज होता है, देन एक्सेलरेशन इसका ये होता है, एंड वेलोसिटी इसका a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये तुम्हें याद होना चाहिए, याद, रिमेंबर। इसे सुबह उठ के एक बार देख लेना, फटाफट ऐसे देख लेना नोट्स, और पेपर में चले जाना, तुम्हारा हो जाएगा ऑलमोस्ट। ठीक है, नाउ कम टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। लाइक ये वाला क्वेश्चन भी तुम्हारा काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखो इस चीज को, तुम्हारा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये काफी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, काफी बार रिपीट हुआ है। If two or more waves travel through a medium simultaneously, the resultant displacement is the algebraic sum of individual displacement। अब algebraic sum क्या है, ये रहा तुम्हारा, समझ आ रहा है। इसका एप्लीकेशन क्या है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में यूज होता है, फॉर्मेशन ऑफ बीट्स में यूज होता है, स्टेशनरी वेव्स में यूज होता है। कि तुम्हें मैं ऐसे ऐसे पढ़ा रही हूँ ना ताकि यार तुम्हें कल अगर तुम जाओगे, क्योंकि अगर मैं तुम्हें बहुत डिटेल्ड में अगर पढ़ाने लग जाऊंगी तो मुझे पता है तुम लोग फिर से बोलोगे पेपर में कुछ समझ ही नहीं आया। तो मैं तुम्हें ऐसे ऐसे बता रही हूँ कि तुम एटलीस्ट तुम्हारा 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तुम 4 नंबर का लिख सकते हो, देन अगर तुम्हारा 3 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो तुम 3 नंबर का तो लिख ही सकते हो पूरा। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट 5 मार्क्स, 5 मार्क का क्वेश्चन है तो हम लोग ऑलमोस्ट उसमें लिख सकते हो पूरा। ठीक है, नाउ कम टू द डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी वेव्स। ये भी काफी बार आया है डिफरेंस। ठीक है, दैट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, नो नेट एनर्जी ट्रांसफर। देन इक्वेशन इसका एज इट इज मैंने लिख दिया है, तुम इसे 4 बार लिख लेना भाई। इक्वेशन याद करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है कि वो तुम 4 बार लिख दो, 4 टाइम प्रैक्टिस मार दो, तुम इक्वेशन तुम्हें याद हो जाएगा। ठीक है, अब तुम बैठोगे पूरा अच्छे से याद वाद करने तो तुम्हें भूल चुके तुम फिर, इसलिए ट्राई कि तुम 1-2 बार प्रैक्टिस मार लो कल के पेपर के लिए। नाउ साउंड वेव ट्रैवलिंग एग्जाम्पल, वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग विद फिक्स्ड एंड्स। ठीक है, चलो नाइस। नाउ कम टू दी व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। ये भी तुम्हारा ना क्या नाम है, ऑलमोस्ट 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में ये वाला क्वेश्चन आया है पहले। ठीक है, तो मैं तुम्हें वही क्वेश्चन करा रही हूँ जो पहले आए हुए हैं। ठीक है, तो प्रपोज बाय मैक्सवेल टू मॉडिफाई एम्पेयर्स लॉ। अब ये तुम्हें पता ही होगा दैट जो मैक्सवेल है, मैक्सवेल की 4 लॉज थे, 4 मतलब उसकी फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, फोर्थ लॉ, 4 लॉज थे। 4 लॉज में से एक एम्पेयर लॉ भी था। ठीक है, तो उसके अंदर का ये पार्ट है। ठीक है, नाउ अराइजेस ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, देन ओके जेडी इक्वल्स टू परमिटिविटी, इसको हम परमिटिविटी कहते हैं पता हो तो, देन ई बाय टी। ठीक है, याद रखना इस चीज को भाई,
भाई मैंने तुम्हारे लिए बड़ी मेहनत से ये चीजें लिखी हैं एक साथ, तो ये इसको अच्छे से याद रखना सारे, ठीक है। ensures continuity of current in capacitors and electromagnetic propagation, ठीक है भाई। ऑनेस्टली बोलूं तो यूनिट 1 अच्छे से करना, ठीक है। यूनिट 2 थोड़ा भारी है कंपैरेटिवली यूनिट 1, ठीक है। तो तुम यूनिट 1 अगर तुम पक्की करके चलते हो, तुम्हारा पेपर में 30 ऑन लाइक 20 मार्क्स तक तुम कर सकते हो आराम से पेपर में कल। तो फोकस ऑन दैट थिंग। यूनिट 2 पे तुम ज्यादातर फोकस, अगर मैं अभी पढ़ा भी रही हूँ तो तुम लोगों को यूनिट 2 मुझे पता है तुम फाइनल एग्जाम्स में, हम लोगों ने भी सबने यूनिट 2 फाइनल एग्जाम्स में ही देखा था। नाउ स्टेट एंड एक्सप्लेन तुम्हारा पॉइंटिंग थ्योरम। भाई ये तुम्हारा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तुम्हें कल पेपर में 5 नंबर का क्वेश्चन मिल रहा होगा। तो जिसे अच्छे से याद करना है इसे बैठ के आराम से रट लो। ठीक है। अब लास्ट मौके में तो मैं ये कहूंगी नहीं कि भाई समझना शुरू कर दो, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स द एनर्जी कंजर्वेशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इक्वेशन तुम्हारा ये रहा, मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ ताकि तुम्हें इजी पड़े पढ़ने में, ठीक है। वेयर इसका मैंने लिख दिया है, तुम्हें तुम्हें बस ये एग्जैक्टली पढ़ना है, ठीक है। नाउ इंटरप्रिटेशन। एनर्जी डिक्रीजेस इन फील्ड, एनर्जी फ्लो गिवन बाय द पॉइंटिंग वेक्टर, वर्क डन ऑन चार्जेस, ठीक है। फिर अगर तुम्हारा पॉइंटिंग आ रहा है ना, पॉइंटिंग थ्योरम आ रहा है, तो तुम्हें इसमें क्या है, तुम्हें सिग्निफिकेंस भी लिख दो अपने आप से लिख दो। रिप्रेजेंट्स रेट ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, मैग्नीट्यूड पावर कैरिड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। समझ आ रहा है ना गाइज। एसएचएम कल सबका आखिरी पेपर है और मेरा खुद का ही काफी कल डिफिकल्ट पेपर है थोड़ा। A motion in which restoring force is proportional to displacement and opposite to direction. एसएचएम मैंने तुम्हें बता दिया है, ये मैंने थोड़ा बड़ा वर्जन दिखा दिया, जैसे मैंने तुम्हें वो बताया था मैथमेटिकल फॉर्म वाला, ये मैंने यहाँ एक बार लिख दिया है ताकि तुम्हें कोई अगर इन एनी केस आ जाता है तो तुम थोड़ा इसको बड़ा करके भी कैसे लिख सकते हो उस वे में लिख दिया है मैंने ये, ठीक है। नाउ कम टू द डिफाइन एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, पीरियड एंड वेवलेंथ। भाई ये तुम्हारा ऑलमोस्ट हमेशा ना 1-2 मार्कर में आ जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तुम्हें टू दी पॉइंट याद होना चाहिए। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन पर सेकेंड, टाइम पीरियड टाइम फॉर वन ऑसिलेशन 1/f, देन वेवलेंथ डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव क्रेस्ट एंड टफ्स, ठीक है। एंड नाउ कम टू दी रेजोनेंस एंड बीट्स। भाई ये मतलब इग्नोर कर देते हैं, बट तुम्हारे मोस्ट प्रोबेबली पूछ लिए जाते हैं ये 2 मार्कर क्वेश्चंस में, ठीक है। तो मैंने इसलिए तुम्हें बता दिया है कि तुम फिर ये नहीं बोल रहे होगे कि ये आ गया और ये कहाँ से आ गया, ठीक है। याद रखना, resonance occurs when the frequency of external force is equal to natural frequency of system producing maximum amplitude। समझ आया रेजोनेंस क्या होता है? that frequency of external force equals to natural frequency system, ठीक है। एक्सप्लेन बीट्स का भी मैंने तुम्हारा ये लिख दिया, फ्रीक्वेंसी लिख दिया है। ये तुम्हें डायरेक्ट तुम बस फॉर्मूला भी लिख दोगे तो तुम्हें टीचर को समझ आ जाता है भाई बच्चे को आता है, तो ये भी तुम्हारे लिखने से तुम्हारे काफी इफेक्टिव होगा, ठीक है। नाउ कम टू दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जो कि तुम्हारा मस्ट डू क्वेश्चन है। ये तुम्हारा कल पेपर में आ रहा होगा 5 नंबर का क्वेश्चन, तो ये तो तुम्हारे एकदम ना ऐसा दिमाग में ऐसा बसा होना चाहिए ये क्वेश्चन। ये 4 इक्वेशन तुम्हारी मस्ट तुम्हें आनी चाहिए, ठीक है। मैं इस चीज को तुम्हें एक्सप्लेन अच्छे से तुम्हारी डिटेल्ड वीडियो में करूंगी, बस मैं तुम्हें भी बाय द टाइम मतलब ऐसे क्वेश्चंस बताती जा रही हूँ ताकि भाई तुम बस यूं यूं तुरंत तुरंत याद करते जाओ सारे, ठीक है। अब इतना टाइम तो बचा नहीं है क्योंकि
ये मैंने तुम्हारा लिख दिया है, एकदम इजी वे में लिख दिया है ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, तुम आराम से इसे बस बैठ के 4 बार प्रैक्टिस मार लेना, ठीक है? नथिंग एल्स, नथिंग टू वरी। ओके, इसका सिग्निफिकेंस, they unify electricity, magnetism, then predict existence of electromagnetic waves. What is the physical significance of Maxwell equation? Physical signification क्या है? Significance क्या है? That they unify electricity and magnetism, then predict electromagnetic. अच्छा देखो, तुम किसी भी चीज को पढ़ते हो ना तो तुम थोड़ा सा मतलब एक तरह से लाइफ के साथ थोड़ा सा रिलेट और मतलब एग्जाम्पल सोचने लगा करो, जिससे कि तुम्हें ना अच्छे से समझ आए, यू नो। अब इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों ले आते हैं, इसकी वजह से मैक्सवेल इक्वेशन का हमारा सिग्निफिकेंस है, ठीक है? नाउ शो दैट चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड सस्टेन ईच अदर। ओके, नाउ कम टू दी डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड मैकेनिकल वेव्स। ये तुम्हारा आ जाता है, तुम्हारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाता है ज्यादातर, ठीक है? दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में नो मीडियम रिक्वायर्ड, मैकेनिकल मीडियम रिक्वायर्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में ट्रांसवर्स ओनली, देन लॉन्गिट्यूडनल, ट्रैवल एट speed depends on this, travel at 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ये पता है ना, स्पीड ऑफ लाइट होता है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है? नाउ एग्जाम्पल्स लाइट, रेडियो एंड एग्जाम्पल साउंड, वाटर वेव्स। स्टेट फेराडे लॉ। फेराडे लॉ तुम्हारा आ जाता है, तुम्हारा मैक्सवेल में ही एक पार्ट आ जाता है, तो तुम्हारा फेराडे लॉ ज्यादातर तुम्हारे 2 नंबर के क्वेश्चन में, ये तुम्हारा 2 मार्कर्स में या तो 3 मार्कर में आ जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है? तो बी अवेयर, अच्छे से याद कर लेना इस चीज को, ठीक है? Faraday law of electromagnetic induction states that the induced electromotive force is closed circuit is equal to the negative rate of change of magnetic flux through the circuit. ये तुम्हें समझ आना चाहिए, ठीक है? तुम्हें फ्लक्स तुम्हें पढ़ा होगा पहले का, ये तुम्हारा फ्लक्स का साइन होता है, ठीक है? गॉट इट गाइज? आई होप तुम लोग को समझ आ रहा है, ठीक है? नाउ हम जैसे जैसे मैं लिखती जा रही हूँ साथ साथ में मेरे लिखते जाना। ओके गाइस, तुम्हारा ये यूनिट 1 में रह गया था ना कार्नोट साइकिल, मतलब उसमें मैं थोड़ा बहुत बताया था मैंने, बट थोड़ा डिटेल में मैं अभी बताने वाली हूँ तुम लोगों को। दैट कार्नोट साइकिल का ना एक्चुअली तुम्हारा एक कोई डेफिनेशन क्वेश्चन और तुम्हारा जनरली एक कोई न्यूमेरिकल या तुम्हारा कोई टॉपिक, मतलब इसमें से कोई एक क्वेश्चन आ ही जाएगा तुम्हारा, तो इसको ध्यान में देख लेना। तो मैं इसका क्विक रिविजन एक करा दे रही हूँ। दैट अ कार्नोट साइकिल इज idealized thermodynamic cycle that represents a maximum efficiency achievable by the heat engine operating between two thermal reserve, ठीक है? इसमें रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ये ओ क्यों हो गया भाई, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। एफिशिएंसी डिपेंड्स ओनली ऑन द रिजर्वर टेम्परेचर, नो फ्रिक्शन ऑन एनर्जी लॉस, ठीक है? इसका तुम्हें सबसे ज्यादा ध्यान अगर कोई चीज रखनी है तो दैट इज पीवी एंड टीएस डायग्राम। ये डायग्राम याद रखना अपना, ठीक है? ये डायग्राम तुम्हें याद होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पेपर में अगर मान लो एक क्वेश्चन आता है और तुम्हें नहीं कुछ समझ आ रहा तो तुम एटलीस्ट ये ग्राफ बना के आ रहे होगे पेपर में, ठीक है? बहुत इजी ग्राफ है, 1 सेकंड में देख लो इसको, और या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो अपने कॉपी में बना लो फटाफट, ठीक है? नाउ फर्स्ट टू 2 प्रोसेस क्या होता है, सेकंड टू 3 प्रोसेस क्या होता है, थर्ड टू 4, 4 टू 1। ये तुम्हारा इसीलिए दिया गया है ताकि तुम इस ग्राफ को समझ पाओ, ठीक है?
नाउ टीएस डायग्राम, नेटवर्क आउटपुट, ये तुम्हारे सामने मैंने बना दिया है। तुम्हारे लिए जितना इजी बना सकती थी मैंने उतना इजी बनाया। आज सबसे ज्यादा टाइम तुम्हारे ये नोट्स बनाने में ही गया है मेरा, क्योंकि ये नोट्स थोड़ा टाइम ले रहे थे। नाउ एडवांटेजेस, provides a standard of maximum efficiency, then efficiency depends only on temperature, ये पूरा क्यों नहीं यार लिखा हुआ है, illustrates second law of thermodynamics. Now come to the important formulas. एफिशिएंसी का फॉर्मूला याद होना चाहिए तुम्हें, वर्क डन का फॉर्मूला, हीट रिजेक्टेड, ये तीन फॉर्मूलेस तुम्हें बाय हार्ट याद होने चाहिए भाई, ये तीनों फॉर्मूले। क्योंकि तुम्हारा जो न्यूमेरिकल आता है, अब मैं एग्जांपल लूंगी इस न्यूमेरिकल का, जैसे ये एग्जांपल है, ठीक है, इस न्यूमेरिकल में भी तुमसे क्या पूछा गया, एफिशिएंसी, वर्क डन एंड हीट रिजेक्टेड, ठीक है, तो तुम्हें ये आना चाहिए, मस्ट है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखो, ठीक है। तो मैं जैसे तुम्हारा न्यूमेरिकल का एग्जांपल ले रही हूँ। अब जैसे तुम्हारे न्यूमेरिकल में पूछा गया है, अ कार्नोट इंजन वर्क्स बिटवीन T1 500K एंड T2 300K, हीट एब्जॉर्ब्ड Q1 इक्वल्स टू 600 जूल, फाइंड एफिशिएंसी, वर्क डन, हीट रिजेक्टेड। ये तीनों की तीनों चीजें निकालनी है। तो अब मैं पेपर में सबसे पहले क्या लिखूंगी, सबसे पहले हम हमेशा न्यूमेरिकल में लिखते हैं गिवन। अब गिवन हमें क्या क्या है, that T1 equals to 500 Kelvin, then T2 equals to 300 Kelvin, ओहो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, T2 equals to 300 Kelvin, then Q1 equals to 600 joule, ये तुम्हें पता होना चाहिए। and what we need to find here is efficiency, work done and heat rejected, ये तीनों चीजें हमें निकालनी है। अब इसका फॉर्मूला तुमने ऊपर पढ़ ही लिया, पढ़ा ना, तो अब तुम्हें बस फॉर्मूले में डालना है पूरा क्वेश्चन और तुम्हारा आंसर निकलता जाएगा। अब चलो मैं तुम्हें इसी के साथ निकाल के भी दिखा देती हूँ कि तुम्हें याद रहे, ताकि दैट ईटा इक्वल्स टू 1 माइनस T2 अपॉन में T1, 1 माइनस 300 अपॉन में 500, एक सेकेंड, ओके, हाँ, 1 माइनस 300 अपॉन में 500 इक्वल्स टू 1 माइनस 0.6 इक्वल्स टू 0.4। भाई अपना कैलकुलेटर जरूर लेकर जाना मैथ्स के पेपर में, जैसे मैथ्स का तो ठीक है, तब भी फिजिक्स के पेपर में तुम्हें कैलकुलेटर की बहुत जरूरत पड़ती है, तो ध्यान से लेके जाना अपना। दैट इज कॉल्ड 40% तुम्हारा आ गया एफिशिएंसी, ठीक है। नाउ कम टू तुम्हारा बी पार्ट, तुम्हारा वर्क डन पार्ट। वर्क डन कैसे निकालते हैं, वर्क डन निकालने के लिए भी फॉर्मूला तुम्हें दिया हुआ है, W अपॉन में Q1 इक्वल्स टू W इक्वल्स टू N इंटू Q1, ठीक है। तो क्योंकि हमें वर्क डन निकालना है तो हमें वर्क एक साइड करना और ये एक साइड करना है। तो अब हमें ये बात तो पता है, N तो हमें पता है 40% है, 40% को हम सॉरी लिखेंगे लेकिन 0.4 ही, ठीक है। 0.4 इंटू 600 ये हमें गिवन है, देन 240 जूल, 240 जूल आ गया आंसर तुम्हारा वर्क डन। समझ आ रहा है सबको, बहुत इजी है, बहुत इजी है। मतलब अगर तुम्हें फॉर्मूले याद है तो तुम आराम से न्यूमेरिकल कर सकते हो। इसी वजह से मैं तब से फोकस कर रही थी कि तुम लोग फॉर्मूले अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। देन सी क्यू, अब तुम्हारा हीट रिजेक्टेड पार्ट है, ये तुम्हारा ये हीट रिजेक्टेड पार्ट है, दैट Q1 इक्वल्स टू W प्लस Q2 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू Q1 माइनस W, क्योंकि तुम्हें अब Q2 निकालना है, ठीक है। दैट Q2 इक्वल्स टू, गाइस तुम लोग तो क्यूट ही हो Q2 इक्वल्स टू 600 माइनस 240 इक्वल्स टू 360 जूल, तुम्हारा ये भी निकल गया हीट रिजेक्टेड, Q2 इक्वल्स टू 360 जूल।
आ गया आंसर सबका? थोड़ा जब कुछ सवाल करा करो ना तो पॉज कर दिया करो 2 सेकंड और फिर उसके बाद लगाया करो। ओके ना, तो तुम्हें फाइनल आंसर करके नीचे लिखना होता है that efficiency equals to 40%, work done equals to 240 joule, and heat rejected equals to 360 joule. Got it guys? तुम्हारा ऐसा ही एक क्वेश्चन कार्नोट इंजन का तुम्हारे पेपर में आ रहा होगा, सारे मतलब नंबर चेंज हो जाएंगे, ऑलमोस्ट ऐसे से सेम क्वेश्चन आएगा कार्नोट इंजन का। तो इसे मस्ट तुम्हें करके जाना है, याद रखो, ठीक है। और तुम्हारा जो मैंने मैक्सवेल इक्वेशन बताया है, तुम्हें देखो तुम्हें मैक्सवेल इक्वेशन बहुत ध्यान से करके जाना है, ठीक है। मैक्सवेल इक्वेशन पूरा अच्छे से तुम्हें आना चाहिए, उसका डिफरेंशियल पार्ट एंड उसका इंटीग्रल पार्ट। मैं तुम्हें वो भी अभी करा दे रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसकी भी। ओके तो अब सबसे ज्यादा फोकस तुम्हारा होना चाहिए मैक्सवेल इक्वेशन। इसमें मैं तुम्हें डिफरेंशियल और तुम्हारा इंटीग्रल वाला इक्वेशन दोनों करा दूंगी, ताकि तुम्हें दो जो भी तुम्हारे पेपर में आ रहा है तो तुम दोनों में से एक करके ही आओगे पेपर में, ठीक है। दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। भाई सबसे पहले तो सारे लाइक करते जाओ फटाफट फटाफट, 200 लाइक से ऊपर चाहिए मुझे इस वीडियो पे, ठीक है। बहुत मेहनत करी है तुम लोगों के लिए, कल पेपर है हमारा भी, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन क्या होता है? गॉस लॉ इन इलेक्ट्रॉनिक्स। गॉस लॉ इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होता है? इंटीग्रल फॉर्म इसका क्या होता है? चलो तुम्हारे लिए थोड़ा थोड़ा कलर बदल बदल के लिखते हैं ताकि तुम्हें समझ आए, याद रहे। एट ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन में तुम्हारा ये एफिशिएंसी आ जाता है। हाँ तो भाई इंटीग्रल फॉर्म तुम्हें समझ आ गया, ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू अपॉन में एपिल्सन, ये तुम्हारा परमिटिविटी होता है, ये तो तुम्हें पता ही होगा, ठीक है। नाउ तुम्हारा डिफरेंशियल फॉर्म में अगर मैं आ जाऊं तो तुम्हारा डिफरेंशियल फॉर्म कैसा होता है? ये मैंने तुम्हें आगे लिखवा रखा है तो अच्छे से उधर से भी देख लेना, ठीक है। देन इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है? इट स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज 1/e टाइम्स द टोटल चार्जेस इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी लिख दूं तुम्हारे लिए? चलो तुम्हें याद रहे इसके लिए मैं यही लिख देती हूँ साथ में। काम बढ़वाते हो भाई तुम लोग, खुद नहीं लिखते कुछ भी। चलो लिख देती हूँ, ये तो फिर तुम बोलोगे दीदी लिखा नहीं था। इट स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स through any closed 1/e times the total charge enclosed by the surface, ठीक है। नाउ कम टू दी सेकेंड पार्ट, तुम्हारा आता है सेकेंड इक्वेशन। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स, ठीक है। अब इसका नॉर्मल फॉर्म क्या है? इंटीग्रल। कलर लगा बदल दूं नहीं तो फिर तुम कहोगे, ठीक है।
इंटीग्रल, इंटीग्रल फॉर्म इसका, मैं ज्यादातर इंटीग्रल फॉर्म या डिफरेंशियल फॉर्म में से एक लिखना होता है, बट मैं तुम्हें दोनों लिखवा दे रही हूँ ताकि जिस जो मानस्ती है याद कर सकता है तो कर लो, अच्छी बात है। इसमें बी डी एस, ये साइन मत भूल जाना नहीं तो तुम्हारा पोपट हो जाएगा, याद रखना, इक्वल्स टू 0। नाउ अगर इसका मैं डिफरेंशियल फॉर्म बोलूं तुम्हारे सामने, डिफरेंशियल फॉर्म में तुम्हारा बस क्या होगा, डेल्टा लग जाता है, नहीं नहीं ये नहीं थमेगा भाई, चलो डिफरेंशियल पे ही आ जाती हूँ पूरा सीधा, डिफरेंशियल फॉर्म b इक्वल्स टू 0। ओके, समझ आ गया, ये साइन मत भूल जाना नहीं तो तुम्हारा इसमें भी पॉपट हो जाएगा। अब इसका भी फिजिकल सिग्निफिकेंस लिख दूं, लिख देती हूँ रुको, तुम तो चाहोगे दीदी लिख दो ये भी लिख दो, ठीक है, लिखने फिजिकल सिग्निफिकेंस। भाई अगर ये वीडियो तुम लोग ऑब्वियसली रात को ही देख रहे होगे तो उठ के ना चुपचाप पूरा अच्छे से याद कर लो, ठीक है, आराम से कल पेपर दे के आने के बाद सोना, पेपर दे के आने के बाद, ये इंजीनियर्स की लाइफ का सबसे मेजर पार्ट होता है, अगर तुम रात को नहीं जग रहे हो तो तुम कुछ काय के इंजीनियर, काय के इंजीनियर, भाई पूरी रात ऑल नाइट हम जगते हैं और फिर उसके बाद अगले दिन पेपर देते हैं और पेपर दे के आने के बाद फिर सोते हैं आराम से, ठीक है, तो बिंदास पढ़ाई करो सारे, क्योंकि कल पेपर में 5 नंबर ज्यादा आ जाएंगे तो वो अच्छा रहेगा, देन की सोते रह जाओ। The net magnetic, the net magnetic flux, इधर से लिखती हूँ, the net magnetic flux through any closed magnetic flux through any closed Gaussian, अरे तो बड़ा गंदा लिख दिया भाई, Gaussian surface is always 0, ठीक है, जैसे 0 अंडा तुम्हें मैंने दिखाया वैसे। नाउ कम टू दी थर्ड पार्ट गाइज, हम बहुत क्लोज हैं खत्म करने के, चुपचाप खत्म करते जाओ सारे, जो जो कर रही हूं उसे अच्छे से लिखते जाओ अपनी कॉपी में। थर्ड इक्वेशन इज फैराडेज लॉ, इसके बारे में तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, मैंने इसके बारे में डेफिनेशन भी तुम्हें ऊपर लिख के दे दी है, तो जाओ उसे वापस से एक बार लर्न करके आओ, देन उसके बाद इसके आगे का देखना। तो अब इसमें तुम्हें मैं इंटीग्रल पार्ट ले आती हूँ, तुम्हारा इंटीग्रल पार्ट आएगा इसमें, तो तुम्हारा आ जाएगा ये लो, वाओ, ई डॉट डी एल इक्वल्स टू, इसके बाद थोड़े खतरनाक फॉर्मूले आने वाले हैं गाइस तुम्हारे। वैसे अभी बेटा ये सब शुरुआत है, तुम इंजीनियरिंग करना शुरू कर रहे हो, पता है ना तुम्हें, ये तुम्हारी शुरुआत है अभी, अभी तुम्हें बहुत तगड़े तगड़े फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे आगे। डिफरेंशियल फॉर्म याद रखो, तुम्हारा फर्स्ट क्या नाम है, ये जो फर्स्ट सेम होता है इसके बेसिस पे तुम्हारी ब्रांचेस अप डाउन होती है, तो तुम्हें बी केयरफुल, हम लोग को किसी को भी पता नहीं होता, मतलब जनरली अवेयर नहीं होते, तो इस वजह से सब लोग फर्स्ट सेम को बहुत ही लाइटली लेते हैं, बट फर्स्ट सेम में ही सबसे ज्यादा बैक आती है, ठीक है, और सबसे ज्यादा बच्चे सफल होते हैं, तो अगर तुम इसमें अच्छा कर जाते हो तो तुम्हें आगे काफी ज्यादा तुम्हारा अपर हैंड होता है, ठीक है। नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका डिफरेंशियल फॉर्म सॉरी, that is u equals to b by del t minus a, थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ यार, तुम लोग कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, ओके, आई होप अब तुम लोगों को समझ आ गया होगा। इसके आगे का मैं तुम्हें फिजिकल सिग्निफिकेंस भी लिख के दे देती हूँ, है ना, दीदी लिख दो, बोलो बोलो यस, सारे जो जो देख रहे हैं ना तुरंत सब्सक्राइब करते जाओ फटाफट,
तब तुम्हें मैं इंटर्नशिप की वीडियोस फिर डालूंगी तुम्हारे लिए कि भाई हाउ टू फाइंड इंटर्नशिप इन फर्स्ट ईयर। ठीक है, चाहते हो तो फटाफट 800 सब्सक्राइबर्स कराओ सारे। 800 यार तुम्हारे लिए इतना कर रहे हैं। 800 सब्सक्राइबर्स क्या बात है भाई तुम्हारे लिए। दूसरे कॉलेजेस के बच्चों को भी भेजो, आईपीयू के सारे, सबके फ्रेंड्स तो होंगे ही। नाउ physical significance, an electric flux can be produced magnetic flux, can be produced magnetic flux। ये तो बड़ा गंदा लिखा है यार, फिर से। let me just think about this। produced magnetic flux, okay। wow भाई, wow। now come to the fourth Maxwell equation and last question। सारे फटाफट लाइक करो सारे। एंड हैशटैग सेवियर सबका डाल जाना चाहिए। हैशटैग सेवियर, हमारा पेपर है, हम तुम लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, ताकि तुम्हारी हेल्प हो जाए भाई। थोड़ा कोऑपरेटिव बनो। किसी को तो पता चल ही गया है कि भाई हम वीडियो कब डालते हैं। तो मैं तुम्हें सबसे पहले आ जाती हूँ तुम्हारा इंटीग्रल फॉर्म पे, जैसे सब पे आ रही थी अभी। इंटीग्रल फॉर्म पे आ जाती हूँ। इंटीग्रल फॉर्म तुम्हारा कैसे होगा फिर से तुम्हारा फ्लक्स वाला फॉर्मूला। ये थोड़ा खतरनाक है, बी केयरफुल, थोड़ा अच्छे से लिखना। ठीक है, मत याद करो ये। हाँ, वैसे आ जाता है तुम्हारा डायरेक्ट। क्या आ जाएगा, फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन बताओ। लेकिन ज्यादातर तुम्हारा फर्स्ट और टू आता है। याद करना चाहते हो तो कर लेना, बाकी एंड मोमेंट पे अगर कर रहे हो तो भाग लो, फिर तो रहने दो। मैं डिफरेंशियल फॉर्म बता दूं भाई। अगर कोई एंड मोमेंट में पढ़ना शुरू कर रहा है तो भाई ये वाला यूनिट छोड़ देना, यूनिट 1 ही पढ़ के जाना सारे बस। बट जिसका यूनिट 1 हो गया तब वो यूनिट 2 कर लेना आराम से। ऑन में टी, ओके। ये तुम्हारा हो गया फोर्थ इक्वेशन। अब इसका भी मैं फिजिकल सिग्निफिकेंस लिख देती हूँ, जब सबका लिख दिया है तो। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसका, द टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ये होगा। मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं सबसे यही गुंजाइश है मेरी, दैट सारे बस और बस अब क्या करना है सबको, चुपचाप ये नोट्स डाउनलोड करना है और अच्छे से सबको बैठ के बस लर्न मारना है, पूरा बाय हार्ट ऐसा याद वाद कर लेना है पूरा अच्छे से। ठीक है, इसमें से तुम्हारा 30 में से ऑलमोस्ट फुल पेपर ही इसमें से ही आने वाला है, जो मैंने पूरा तुम्हारा यूनिट 1 यूनिट 2 पूरा कवर करा है। तुम्हारा कार्नोट साइकिल भी तुम्हारा कवर कर दिया है। कार्नोट साइकिल का तुम्हारा एक क्वेश्चन भी करा दिया है। ठीक है, तुम्हारा जो मेन थोड़ा पॉइंटिंग थ्योरम पे क्वेश्चन था, तुम्हारा पॉइंटिंग थ्योरम की तुम्हारी ना जितने फॉर्मूलेज हैं तुम्हें याद होने चाहिए, जो मैंने तुम्हें फॉर्मूलेज लिखवाए हैं। ठीक है, वो तुम्हारे फॉर्मूलेज तुम्हें याद होने चाहिए। ठीक है, समझ आ रहा है सबको। अच्छे से देखो बेटा, देखो एक चीज याद रखना,
एक चीज याद रखना, पहले यूनिट 1 पूरी कर लो सारे अच्छे से, ठीक है, कार्नोट साइकिल इंक्लूडिंग, ठीक है। देन कम टू दी यूनिट 2। यूनिट 1 को हल्के में मत लो, यूनिट 1 के ऐसे क्वेश्चन आएगा, जीरोथ लॉ आएगा, तुम भूल जाओगे भाई क्या लिखूं, लिख लेना, ठीक है। देन यूनिट 2 में तुम एसएचएम अच्छे से पढ़ लेना, तुम्हारा ये थ्योरी ऑफ जो मैंने तुम्हें मैग्नेटिक, अभी यार तो लैपटॉप जाता हमें, ठीक है। अभी मैंने तुम लोगों को, तो ये ऊपर हो जाता है, अभी मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बताया ईएमटी, ठीक है। इसमें तुम मैक्सवेल इक्वेशन पूरा करके जाना, ये जो मैंने अभी तुम्हें कराया है, मैक्सवेल इक्वेशन पूरा कर जाना। तुम्हारा पूरा ऑलमोस्ट पेपर इसी में से घूम फिर के आने वाला है, तो इस चीज को मेक श्योर करो तुम्हें अच्छे से आए, तुम्हें अच्छे से तुम याद करके जाओ। सारे फॉर्मूलेस तुम्हें एक बार रिपीट पे याद करने हैं, जो जो तुम्हें मैंने लिखवाए हैं, ठीक है। हाँ, तो गाइस फिर तुम्हारा फॉर्मूला शीट पे अगर मैं आ जाऊं, तुम्हारा मैंने एक जगह तुम्हारा यूनिट 2 का पूरा फॉर्मूला डाल दिया है मैंने, ताकि भाई तुम लोगों को सुबह सुबह एकदम अच्छे से रिवाइज करने में 1 मिनट लगे, फटाफट ये सारे फॉर्मूले तुम्हारे एकदम 2-3 बार ये सारे फॉर्मूले लिख लेना। तुम्हें अगर तुम्हारा न्यूमेरिकल आता है तो तुम्हारा टू दी पॉइंट तुम्हें फॉर्मूला लिखने होते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना होता, ठीक है। तुम्हें बस ये फॉर्मूले अगर याद है, तुम्हारे सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे, और वैसे इतने न्यूमेरिकल्स आते नहीं है, बट एज इन सेम केस मैंने तुम्हें बस लिखवा दिया है ताकि तुम्हें याद रहे, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला भी देखो, ये अभी मैंने ये सब तो मैंने तुम्हें अभी लिखवाया ही है, ठीक है, तो तुम्हें ये याद होने चाहिए, मेक श्योर करो। देन फ्री स्पेस वाली चीज भी लिखवा दी थी तुम्हें मैंने, डिस्प्लेसमेंट करंट भी लिखवा दिया, पॉइंटिंग वेक्टर भी लिखवा दिया है, देन वेव रिलेशन भी लिखवा दिया है। तो ये बस मैंने एक जगह डाल दिया है ताकि तुम्हें इजी पड़े, ठीक है, और नथिंग एल्स। तो भाई इसी के साथ तुम्हारा यूनिट 2 भी मैंने तुम्हारा कवर कर दिया है, ठीक है। मैं फिर से ये बात बोल रही हूँ कि मुझे पता है ये लास्ट एग्जाम है, तुम लोगों को पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा, बट स्टिल थोड़ी देर बैठ जाओ, 1-2 घंटे बैठ जाओ और तुम्हारा पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। तुम्हें बस क्या करना है, जो मैंने यूनिट 1 की वीडियो बनाई है, यूनिट 2 की वीडियो बनाई है, तुम्हें बस एक बार वन शॉट मारना है। तुम्हारे ऑलमोस्ट कल 30 में से ऑलमोस्ट 20+ मार्क्स होंगे, ठीक है। तो इस फोकस के साथ चलो, और अगर किसी ने यूनिट 2 नहीं समझ आ रही है तो यूनिट 1 ही पूरी अच्छे से कर लेना, ठीक है, तुम्हारे 20+ वहीं हो जाएंगे। तो मेक श्योर करो सारे डेफिनेशंस अच्छे से याद करो, ठीक है। देन फॉर्मूलेज याद करना, देन उसके बाद इसके ग्राफ्स याद कर लेना, ठीक है। और न्यूमेरिकल अगर आता है तो सबसे पहले उसमें गिवन लिखना, देन फॉर्मूला लिखना, देन सॉल्व करना, देन फाइनल आंसर लिखना। ये तुम्हारा तरीका होना चाहिए पेपर लिखने का, ओके, ठीक है। मैं होप करती हूँ कि भाई तुम लोग अब पढ़ लोगे, ठीक है। अब तुम लोगों के लिए अब बना दिया है पूरा वीडियो, तो तुम कंप्लीटली इस चीज को देख लेना और लाइक कर देना, शेयर करना, ठीक है, और रेड हार्ट और व्हाइट हार्ट कमेंट कर देना भाई, जो करते हो भाई मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, तो कर देना। एंड हैशटैग सेवियर, यहाँ तक पहुंच गए तो हैशटैग सेवियर तुम्हारा कमेंट हो जाना चाहिए, मैं तभी सोचूंगी कि वीडियो कंप्लीट हुई है कि नहीं, ठीक है। और चलो फिर कल मिलते हैं सब एग्जाम्स के बाद, चलो चलो फिर सी यू देयर, मिलते हैं, ठीक है, कल एग्जाम खत्म करते हैं। तो ऑल दी बेस्ट, लास्ट एग्जाम है, अच्छे से एग्जाम देना, ऑल दी बेस्ट, सब लोग अच्छे से करके आना, ओके, चलो बाय।